वही देख रहा हूँ। नहीं लग रहा, आया नहीं है। आ गया आ गया। बड़ा नेटवर्क इशू है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फिर। हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक और नई क्लास लेके एशियन हिस्ट्री से जुड़ी हुई। और जैसा कि मैं आपके जो पिछले कुछ लेक्चर्स हैं, हम लोग 14 लेक्चर्स लगभग कंप्लीट कर चुके हैं और जो टॉपिक वाइज चल रहे हैं हम लोग मतलब सिंधु घाटी सभ्यता से स्टार्ट किया है और अभी हम लोग आ गए हैं लगभग साउथ, ठीक है, दक्षिण भारत के जो इतिहास पे उस पर हम लोग नज़र डाल रहे हैं और उसी के रिलेटेड ये सेकंड लेक्चर है दक्षिण भारत के रिलेटेड। उसके बाद हम लोग उत्तर भारत के जो विभिन्न प्रकार के राजवंश थे उनके बारे में चर्चा करेंगे और उनकी जो कलाकृतियाँ थी और जो मंदिर निर्माण कला थी उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन इनिशियल स्टेज पे जो पिछले जो 14 लेक्चर हमने लिए हैं, काफ़ी लोग मौजूद रहे हैं और काफ़ी लोग उसमें से गायब रहे हैं और जो पिछले कुछ समय से जैसे कि छुट्टियां चल रही थी, सब लोग पावन त्यौहार जो चल रहा था दीपावली का, सभी लोगों ने मुझे लगता है हर्षोल्लास से मनाया होगा और सेफली भी मनाया होगा, सावधानी पूर्वक मनाया होगा। तो दोस्तों आज जो क्लास है, आज हमारी लगभग 15वीं क्लास है ये, ठीक है। और जैसा कि हम लोग बार बार आपको इस चीज़ को लेके अवेयर करता हूँ, अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो एल्बन क्लासेस नाम से प्रयागराज में स्थापित है और इस नंबर पे आप लोग हमसे कॉल करके हमसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप टेलीग्राम पे भी आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं और यूट्यूब पे तो हम लोग हैं ही हैं, ठीक। तो आज की जो क्लास है, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों होने वाली है। मैं जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये जो क्लास है मुख्य रूप से एलटी, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर और माध्यमिक में पीजी लेक्चरर के लिए और हालांकि ये आपके लिए नेट जेआरएफ में भी काफ़ी हेल्पफुल होगी और इसके अलावा और जो छोटे मोटे एग्ज़ाम्स है उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल होगी। हालांकि उनका जो छोटे मोटे एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे यूपी पुलिस वगैरह के जो एग्ज़ाम्स है वहाँ से इसका जो लेवल है बहुत ज़्यादा हाई लेवल है, तो ये बहुत ज़्यादा काम नहीं करेगा। लेकिन अगर आप फिर भी देखना चाहते हैं तो आप लोग इसको एंजॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो अब मैंने पहले भी कहा तो 99 रुपये में आप लोग सभी लोग हमसे जुड़ सकते हैं और उम्मीद करता हूँ जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ लोग जुड़ेंगे। और ये क्लास जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ काफ़ी अच्छी होने वाली है, जैसे पिछली कुछ क्लासेस हुई हैं। ऑफ़र आपके सामने है, कॉल करिए, ज़्यादा समय नहीं इस पर व्यतीत करेंगे दोस्तों। और टेलीग्राम यूट्यूब में पहले ही बता चुका हूँ, वैसे भी लेट हो गए क्योंकि उसको लेके नेट को लेके कुछ इशू था। चलिए अधिक बात ना करते हम लोग पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि निम्नलिखित स्मारकों को तिथि क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जो उस समय के जो जैसे कि मंदिर कला शैली थी, उस कला शैली से रिलेटेड जो मंदिर इस्टेब्लिश हुए हैं, जो मंदिरों का निर्माण हुआ है, उसको रिलेटेड किस राजवंश से रिलेटेड वो मंदिर हैं, उसको रिलेटेड हमको एक पदानुक्रम के हिसाब से उसको व्यवस्थित करना है। पहला बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर, ठीक है, आप लोगों को पता होगा राजराज प्रथम ने बनवाया था। द्रौपदी रथ मामल्लपुरम नरसिंह वर्मा प्रथम के शासनकाल का है। पल्लव वंश के शासनकाल का है। कैलाश मंदिर एलोरा, कैलाश मंदिर एलोरा ये क्या है, राष्ट्रकूट वंश के शासक जो कृष्ण प्रथम थे उनके शासन से ताल्लुक रखता है। इसके अलावा मीनाक्षी मंदिर मदुरई जो है, ये भी जो मीनाक्षी मंदिर जो मदुरई है, ये राजराज ये भी मीनाक्षी मंदिर भी, ये भी लगभग चोला डायनेस्टी के शासन के आसपास का ही है। लगभग मतलब मेरे ख्याल से 11th या 12th सेंचुरी के आसपास बनाया गया है। तो हम लोग इसको मिला लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं जो द्रौपदी रथ, ठीक है, द्रौपदी रथ मामल्लपुरम में जो 7th सप्त पैगोडा के नाम से जाना जाता है रथ मंदिरों को, उसमें सबसे पहले द्रौपदी रथ आएगा, ठीक है, मामल्लपुरम। उसके बाद क्या बना था, राष्ट्रकूट वंश का
कैलाश मंदिर एलोरा का, उसके बाद बृहदेश्वर मंदिर और लास्ट में मीनाक्षी मंदिर, यानी 2 3 1 4। ठीक है, हाँ 2 3 1 4। ठीक, कौन सा है सेकंड क्वेश्चन, सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। दोस्तों जो लोग, हाँ नेट अभी तो चल रहा है फिलहाल। चलिए अब आ जाते हैं सेकंड पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक अलवर संत नहीं था? जैसे कि अलवर संतों के बारे में हम काफ़ी चर्चा कर चुके हैं, इससे पहले मैं बता चुका हूँ 12 अलवर संत थे। ये वैष्णव संप्रदाय से ताल्लुक़ रखते थे और भगवान विष्णु की पूजा करते थे, और इसलिए इनको अलवर का जैसे कि मन होता है कि सच्चे हृदय वाला या सच्चे मन वाला, इस तरीके से इसका मत होता है। तो आप लोग उससे तुलना कर सकते हैं। जो अलवर संत हैं इनकी संख्या लगभग 12 थी, और इसमें से हमको आपको बताना है कौन सा अलवर संत नहीं थे। ठीक, दूसरा है जैसे कि आप लोग जानते हैं पोईगई, तिरुमंगई और पूनम, ये तीनों ही अलवर संत हुआ करते थे, और तीनों ही अलवर संत हुआ करते थे जो तिरुज्ञान थे। क्या हो गया यार, जो तिरुज्ञान थे ये क्या थे, ये शैव मत से ताल्लुक़ रखते थे। तो शैव मत किससे ताल्लुक़ रखता था? जिसमें शैव मत के जो टोटल जो संत हुए थे उनकी संख्या कितनी थी दोस्तों? 63। चलिए आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तिरुवाचकम, जिसका तमिल धार्मिक साहित्य में उपनिषदों जैसा ही स्थान में किसकी रचनाएं संग्रहित हैं? तिरुवाचकम में किसकी रचनाएं संग्रहित हैं? ऑप्शन आपके सामने, समंदर हो गया, अपार हो गया, सुंदरर हो गया और मणि क्वचकार हो गया। ठीक, ये जो सभी हैं जो नयनार संतों के नाम है। किसके संतों के नाम है? नयनार संतों के नाम है, जिसमें खास तौर से जो अपार थे वो महेंद्र वर्मन प्रथम जो पल्लव शासक थे उनके शासनकाल से ताल्लुक़ रखते थे। इनफैक्ट इन्हीं के संपर्क में आने के बाद ही उन्होंने वैष्णव मत को स्वीकार कर लिया था। ठीक, तिरुवाचकम। दोस्तों ये जो वचन है, ये जो वचन दिए गए हैं ये किससे संबंधित है? मणि ककवाचकर से संबंधित हैं। चलिए आ जाते हैं फोर्थ पे। निम्नलिखित राष्ट्रकूट राजाओं में से कौन उज्जैन, ठीक है, हिरण्यगर्भ दान करने के लिए विख्यात है? सामने दंती दुर्ग है, ध्रुव है, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष है। ये दोस्तों जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं उज्जैनी हिरण्यगर्भ जो दान यज्ञ किया गया था उसमें वो राष्ट्रकूट वंश से ताल्लुक़ रखने वाले एक शासक द्वारा ही किया गया था। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो ये हिरण्यगर्भ जो यज्ञ किया था उस दौरान जो प्रतिहार शासक थे उससे उन्होंने क्या करवाया था, यहाँ पे द्वारपाल का काम उससे करवाया था। यानी कि ये उनकी शक्ति का एक तरीके से धोता का या मात्रक कह सकते हैं। तो ये कौन से शासक थे दोस्तों? दंती दुर्ग, ध्रुव, गोविंद तृतीय और अमोघ वर्ष। बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है दंती दुर्ग। ठीक है, आगे आ जाते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। चोल शासक राजेंद्र प्रथम के गंगा घाटी अभियान का विवरण कहाँ मिलता है? विवरण कहाँ मिलता है यार, ये गलत। तिरुवै ता है, ये ना नहीं है, तिरुवाल वाह है। ठीक है, उत्तर मेरू अभिलेख है, बिलियार्ड अभिलेख है, हालांकि ये बिलसंडा होना चाहिए था। ठीक है, और तिरुवाले गांडू ताम्रलक है, और इनमें से कोई नहीं है। इसमें से किसमें से जो राजेंद्र प्रथम ने गंगा घाटी में अभियान किया था और उस समय महिपाल नाम के शासक को उन्होंने पराजित किया था, तो उसी के उपलक्ष्य में उन्होंने गंगा कोटपुरम नामक नगर की भी स्थापना की थी और मंदिर की भी स्थापना की थी। और वो कौन से शासक थे? राजेंद्र प्रथम। और किस अभिलेख में ये चर्चा की गई है? ठीक है दोस्तों, ये इनफैक्ट 2 अभिलेख हैं। एक ये तिरुवाल गाडू और ताम्रलेख अभिलेख जो राजेंद्र प्रथम से ताल्लुक़ रखता है। इसके अलावा एक करेंडू करके एक अभिलेख है, शायद करेंडू, मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे याद है करेंडू करके भी एक और अभिलेख है, वो भी इन्हीं से संबंधित है। उसमें भी उनके गंगा अभियान की चर्चा की गई है। अगर उन दोनों में से कोई भी आ जाता है तो दोनों ही सही होंगे, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तिरुवाल गांडू अभिलेख और करेंडू या करेंदे करके कुछ अभिलेख है, उन दोनों में ही इसकी चर्चा की गई है। 6th क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन क्या कहता है? चोलकालीन ग्राम स्वायत्तता में अधिकारियों के चयन की पात्रता उपयुक्त में से क्या थी? ठीक है, हमें बताना है जो स्वायत्तता प्रशासन था उसमें जो चुनाव किया जाता था। ठीक है, उसमें जो चुनाव किए जाते थे व्यक्तियों के किस प्रकार से किया जाता है, ये एक तरीके से जो चयन प्रणाली थी उस चयन प्रणाली की जो पात्रताएं थी वो क्या थी वो बतानी है। पहला व्यक्ति की आयु 35 से 70 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है,
जिनके पास 1/4 वैली भूमि होनी चाहिए थी। वैली क्या होता था, उसमें भूमि माप, एक तरीके से भूमि मापने की एक प्रणाली हुआ करती थी, एक मात्रक हुआ करता था। जैसे आजकल आप लोग देखते हैं फुट, गज, इस प्रकार से, और बिस्वा वगैरह, ठीक है। वेदों और भाषाओं का ज्ञाता हो और स्वयं का आवास होना चाहिए। तो दोस्तों ये जितने जो सामने आपके 4 ऑप्शन दिए हुए, ये चारों चीजें दी हुई, चारों ही मान्य हैं, ठीक है। 6 का डी, हाँ 6 का डी, ठीक है। ये चारों ही उसमें पात्रता में शामिल हैं। आ जाते हैं 7th में। 7th क्या कहता है, सार्वभौम गुप्त वंश के बाद किस वंश ने गरुड़ को अपना राज्य चिन्ह बनाया था? राष्ट्रकूटों ने, पश्चिमी चालुक्यों ने, और इसके अलावा शिलाहार शासकों ने और चेदी वंश के शासकों ने। जैसे आप सभी लोग जानते हैं, चेदी वंश के शासक थे, ये बुंदेलखंड पे शासन करते थे, और इन्हीं की एक शाखा थी जो कलिंग में शासन काल में हम लोग देखते हैं, जैसे खारवेल शासक थे, चेदी वंश के शासक थे। तो उनकी ही एक शाखा जो बुंदेलखंड में आके बस गई थी, संभवतः ये उन्हीं की शाखा थी। ऐतिहासिक रूप से यही प्रमाण मिलते हैं, लेकिन बहुत स्पष्ट प्रमाण नहीं है, तो यही कहा जाता है। तो 7th का आंसर है पश्चिमी चालुक्य। 8वें पे आ जाते हैं, वह श्री विजय शासक जिसने राजराज प्रथम के शासनकाल में अपने पिता नागपट्टनम द्वारा आरंभ किए गए बौद्ध विहार के निर्माण कार्य हेतु पूरा किया। निर्माण कार्य को पूरा किया कौन था? सम्राज्ञवीर, बालपुत्र देव, और मारविजय तुंग वर्मन और त्रिलोक्यराज। मतलब काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लोग सभी लोगों को पता होगा। तो इसका आंसर है शैलेंद्र शासक मारविजय तुंग वर्मन। काफी बार क्वेश्चन रिपीट किया जा चुका है। चलिए आ जाते हैं 9th क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस एक चोल शासक ने रामानुजम को प्रताड़ित किया था या उत्पीड़ित किया था तथा उन्हें अपने राज्य से बाहर निकाल दिया था? ये सभी आप सभी लोग जानते होंगे, जो रामानुजम विशिष्ट देवतावाद के जो प्रतिपादक थे। यमराज का 6 सी, ओके ठीक है। 9th का हाँ, विशिष्ट द्वैतवाद के संस्थापक थे। उन्होंने जो अद्वैत वेद का खंडन किया था, तो जो अद्वैत वेद खंडन के विरुद्ध में जो वो फिलॉसफी लेके आए थे, वो विशिष्ट द्वैतवाद ही कहलाया जाता है। उसके संस्थापक कौन थे? रामानुजाचार्य। और इनका जो कुलोत्तुंग, उनका जो चोल शासक थे कुलोत्तुंग द्वितीय के साथ इनका काफ़ी मतभेद था, क्योंकि वो शैव मतावलंबी थे। कुलोत्तुंग द्वितीय कट्टर शैव मतावलंबी थे, इसलिए उनका इस तरीके से उनसे इनका विवाद रहता था। इसलिए इन्होंने एक चिदम्बरम मंदिर में विष्णु की प्रतिमा थी, जिस गोविंदराज नाम की प्रतिमा को उठा के समंदर में फेंकवा दिया था, जिसे बाद में रामानुजाचार्य ने निकालवा के पुनः स्थापित करवाया था। चोल काल में अनाज के रूप में किए जाने वाले भू राजस्व की माप किसमें होती थी? अनाज के रूप में, ध्यान दीजिएगा। कलम हो गया, कलंजू हो गया, कुर्रम हो गया, कंडम हो गया, ठीक। कलंजू एक सोने का सिक्का था, यानी कि भार मापने का, ये भी एक धातु भार मापक मात्रक था, और सोने का सिक्का भी था, ठीक। और इसके अलावा कुर्रम आप लोग जानते हैं प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत आने वाली एक व्यवस्था थी, इसमें बच जाता है। फिर ये कलम क्या था? कलम जो था चोल काल में अनाज के रूप में दिए जाने वाला भू राजस्व हुआ करता था। 9th का बी, ठीक है। 9th का बी। 10th का हाँ नहीं याद रखना। 11th का, ठीक है। 11th पे आ जाते हैं दोस्तों। 11th हमारा क्या कहता है? नीचे दिए गए एक और कथन और दूसरे कारण को कहा गया है। नीचे दिए गए एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है, हमें इनको बताना है। कथन क्या है? चोल राज में व्यक्तियों के बीच अथवा व्यक्तियों और मंदिरों के बीच बहुत सी भूमि हस्तांतरित होती थी। बिल्कुल सही है, ठीक है। भूमि का हस्तांतरण, जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि भूमि का हस्तांतरण या फिर दान व्यवस्था, भूमि के रूप में देने की व्यवस्था सातवाहन काल में स्टार्ट हुई, जो धीरे धीरे करके फाइनली इनफैक्ट जो कह सकते हैं सामंतवाद का उदय का एक अंकुर उस समय स्फुटित हुआ था, वो आप लोग उसको वहीं से समझिए। उसके बाद गुप्ता डायनेस्टी का हाल तो आप लोग जान ही रहे हैं, क्या स्थिति हुई थी। उसके बाद सामंतवाद ने क्या हाल किया। कारण देखते हैं, चोल प्रशासन के अंत के समय तक की भूमि के व्यक्तिगत स्वामित्व का प्रचलन नहीं था। 10 का ए, 11 का, हाँ 10 का ए सही है। 11 पे आ जाते हैं दोस्तों। कारण और कथन बताइए क्या है? दोनों सही हैं या दो? ठीक है।
तो चोल काल में व्यक्तियों के बीच, ये बिल्कुल सही है, ऊपर वाला कथन बिल्कुल सही है। कारण देख लेते हैं, चोल प्रशासन के अंत में भूमि के व्यक्तिगत स्वामित्व का प्रचलन नहीं था। आप सभी लोग जानते हैं उस समय भूमि के स्वामित्व का प्रचलन काफ़ी हो चुका था। इनफैक्ट वो उत्तर वैदिक काल से ही लगभग स्टार्ट हो गया था भूमि के स्वामित्व का प्रचलन। उसके बाद सन्य सन्य वो बढ़ता ही चला गया। तो क्या कह सकते हैं, ए सही है और आर गलत है। ए सही है और आर गलत है, यानी कि इसका आंसर होगा सी। 12, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजराज प्रथम ने नौसेना अभियानों द्वारा बर्मा के कुछ भागों पर, मलाया पर और सुमात्रा पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, आगे देखते हैं। राजेंद्र प्रथम ने लंका सीलोन पर विजय प्राप्त की थी। चलिए 11 का सी, हाँ 11 का सी बिल्कुल सही जवाब है, अभिनव। और थर्ड क्या कह रहा है, चोल राजाओं द्वारा उत्तरी लंका पर तब तक अधिकार बनाए रखा गया जब तक विजयबाहु प्रथम द्वारा उन्हें निष्कासित नहीं किया गया। चोल शक्ति का 13वीं शताब्दी में उस समय हास हुआ जब उसके क्षेत्र का होयसॉल एवं पांड्य शक्तियों के मध्य विभाजन हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे सेकंड से थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। राजेंद्र प्रथम ने लंका पर विजय प्राप्त की थी, बिल्कुल सही है। मतलब पूर्ण रूप से लंका पर विजय प्राप्त करने का श्रेय राजेंद्र प्रथम को ही जाता है। हालांकि इससे पहले राजराज प्रथम ने लंका के एक भाग पे कब्जा कर लिया था, जिसको और उनकी राजधानी अनुराधापुर को नष्ट करके उन्होंने नई एक राजधानी बनाई थी, शायद जयगोंडपुरम करके नाम से उसकी राजधानी स्थापित की थी। लेकिन बाद में राजेंद्र प्रथम ने पूरी लंका को विजित किया था, संपूर्ण लंका को। थर्ड पे आ जाते हैं, चोल राजाओं द्वारा उत्तरी लंका पर विजय तब तक बनाए रखा गया जब तक विजयबाहु प्रथम ने उन्हें निष्कासित नहीं कर दिया था। ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है, क्योंकि कुलोत्तुंग फर्स्ट के शासनकाल में विजयबाहु ने लंका को पूर्ण रूप से आजाद करा लिया था। और चौथा भी बिल्कुल सही है, लेकिन ऊपर वाला सही नहीं है, यानी कि क्या होगा 2, 3, 4। राजराज प्रथम को मालदीव के कुछ क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करने का श्रेय दिया जाता है। 13 पे आते हैं। नागर शैली के स्थापत्य का उत्कृष्ट उदाहरण है। नागर शैली, कैलाशनाथ मंदिर का कांचीपुरम, कैलाशनाथ मंदिर कांचीपुरम का, ठीक है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर का, बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर और कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो। ऑप्शन 12 का सी, ऑप्शन 12 का सी बिल्कुल सही है, ठीक है। नागर शैली, ठीक है, जैसे कि आप सभी लोग मित्रों, आप सभी लोग दोस्तों, आप सभी लोग बहुत अच्छे ढंग से जानते होंगे उस समय के 3 प्रकार की जो मंदिर निर्माण कलाएं हमारे समाज में और व्यवस्थित थी, जिसमें से एक नागर शैली थी, द्रविड़ शैली थी और बेसर शैली थी। जैसे नागर शैली थी, क्या थी वो, कृष्णा से लेके कृष्णा नदी हिमालय, नागर शैली क्या, हिमालय से लेके विंध्याचल पर्वत तक विस्तृत थी, यानी कि पूरे उत्तर भारत में लगभग नागर शैली का प्रयोग किया जाता था। और इसके अलावा जो द्रविड़ शैली थी वो पूरे दक्षिण भारत में जाती थी, यानी कि कृष्णा नदी से लेकर लगभग कन्याकुमारी तक हम लोग द्रविड़ शैली को देखते हैं, और जो कि पल्लव काल में स्फुटित हुई और उसके बाद चोला डायनेस्टी तक आते आते ये अपने चरम पे पहुंच गई थी। और इसके सबसे प्रमुख उदाहरण के रूप में हम बृहदेश्वर मंदिर को देखते हैं। इसके अलावा जो थर्ड थी बेसर शैली, जो नागर और द्रविड़ शैली का मिक्सअप रूप थी, वो क्या था, वो विंध्याचल से लेके कृष्णा नदी तक विस्तृत थी, ठीक है, विंध्याचल से लेके कृष्णा नदी तक विस्तृत थी। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। 13 का डी। तो दोस्तों इसका 13 का होगा बी, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर क्या है, नागर शैली में बना हुआ है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर क्या हुआ है, नागर शैली में बना हुआ मंदिर है। और दोस्तों ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में, आप लोगों को जैसे उड़ीसा के भुवनेश्वर में है और कलिंग शैली में व्यवस्थित है। यहाँ पे आपको बता दूं, अगर कलिंग शैली कहीं पूछ दिया जाता है तो दोस्तों कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जो नागर शैली है उसको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि जब उड़ीसा में आप जाएंगे, उड़ीसा में जब आप जाएंगे तो नागर शैली को कलिंग नाम से जाना जाता है, और जब आप गुजरात में जाएंगे तो उसी को लाट शैली के नाम से जाना जाता है, और जब आप हिमालय क्षेत्र में चले जाएंगे तो उसको पर्वतीय क्षेत्र के नाम, पर्वतीय शैली के नाम से जाना जाता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। और किसने बनवाया था, एक सोमवंशी थे, जजाति केसरी, उड़ीसा के एक सोमवंशी शासक थे, जजाति केसरी ने इस मंदिर को निर्माण कराया था लगभग 11वीं सेंचुरी के आसपास। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर का नागर शैली, ठीक है। इसको कहीं कहीं कलिंग किस शैली में बनाया गया था, कलिंग शैली में। किस शैली में बनाया गया था, कलिंग शैली में। और जैसा कि मैंने बताया है कि इसको जब आप वहाँ पे जाएंगे, नागर शैली को देखेंगे तो क्षेत्र के हिसाब से इसको अलग, मतलब क्षेत्रीय नाम दे दिया गया। उड़ीसा में कलिंग शैली, गुजरात में लाट शैली और हिमालय क्षेत्र में पर्वतीय शैली, ठीक। 13 का बी, नहीं बेसर शैली क्या ना, बेसर शैली
उड़ीसा में जैसे मैंने बताया ना, नागर शैली का क्षेत्र क्या था, नागर शैली का जो क्षेत्र था, नागर शैली का जो क्षेत्र था हिमालय से लेके विंध्याचल पर्वत तक उसका पूरा क्षेत्र वो पड़ता था, हिमालय से लेके, ठीक है। और हिमालय से लेकर जब विंध्याचल क्षेत्र का पड़ता था तो उसी में ही एक लिंगराज मंदिर का निर्माण कराया था उड़ीसा में। कौन थे अभी, जजातीय सोमवंशी शासक थे उड़ीसा के, जजातीय, ठीक है, उन्होंने इसका निर्माण कराया था, जजाति कैसर ने। देखो ऐसा ना बेसर शैली, जैसे बहुत से ऐसे मंदिरों का, जैसे अब हम आप देखते हैं वृंदावन में एक विष्णु मंदिर है, ठीक है। वृंदावन में जब आप जाएंगे तो एक विष्णु मंदिर है, तो वो वृंदावन में जो विष्णु मंदिर है वो लगभग बेसर शैली से बना हुआ है, ठीक। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जो शैलियाँ थी वो ज़रूरी नहीं कि उसी क्षेत्र में था, लेकिन ज़्यादातर वो शैलियाँ उस क्षेत्रों को डिवाइड कर दी गई कि उन क्षेत्रों के हिसाब से उन मंदिरों का निर्माण किया गया, उन शैलियों के हिसाब से। जैसे उत्तर भारत की मैंने बताया नागर शैली, दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली में, दक्षिण भारत बहुत से मंदिर आप द्रविड़ शैली में देखेंगे। कंदरिया महादेव किस शैली में है? कंदरिया महादेव मेरे ख्याल से नागर शैली में बना हुआ है मेरे दोस्त, जहाँ तक मुझे बिल्कुल जानकारी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। कंदरिया महादेव मंदिर है, नागर शैली में बसा हुआ है। ये जो चंदेल शासक थे उनके शासनकाल का बना हुआ है। और जो चंदेल शासकों ने जो मंदिर बनवाए थे वो ज़्यादातर नागर शैली के मंदिर बने थे। कहाँ पे आ गया? हाँ, 14वां क्वेश्चन। चलो 14वें पे आ जाते हैं। 14वें पे आ जाते हैं। राष्ट्रकूट वंश के किस शासक के शिलालेख में अंकित है कि इस महान राजा यानी दंतिदुर्ग की बात हो रही कि जन्म से राष्ट्रकूट वंश से ही अजय हो गया, जैसे भगवान कृष्ण के जन्म से यादव वंश, ठीक है, भगवान श्री कृष्ण के जन्म से यादव वंश। तो बताइए, ध्रुव हो गया, अमोघ वर्ष हो गया, कृष्ण प्रथम हो गया, गोविंद तृतीय। सामने आपके पास ऑप्शन है। ध्रुव है, अमोघ वर्ष है, कृष्ण प्रथम है, गोविंद तृतीय। दोस्तों गोविंद तृतीय के जो अभिलेख मिला है उसमें ये क्या है, गोविंद तृतीय, ठीक है। पंद्रह पे आ जाते हैं। कौन से क्वेश्चन में जो अभी पीछे बताया है, लिंगराज मंदिर, नागर शैली के स्थापत्य का, हाँ नागर शैली ही पूछा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन दरअसल आया हुआ क्वेश्चन है, तो मैं इसको सर्च भी किया था। आप चाहे तो उसको सर्च कर सकते हैं, ऑनलाइन उसको देख सकते हैं किस शैली में बना हुआ है लिंगराज मंदिर, ठीक है। आप चाहे तो ऑनलाइन इसको सर्च कर सकते हैं, गूगल पे इसको टाइप करिएगा तो मतलब उड़ीसा का नागर शैली में, उड़ीसा का लिंगराज मंदिर किस शैली में बना हुआ है तो आपको वो सामने आ जाएगा, नागर शैली। और कंदरिया महादेव मंदिर मैंने बताया ये भी नागर शैली का बना हुआ है। हाँ अभिनव नागर में ही पूछा। चलिए आगे आ जाते हैं 14वां। हाँ गोविंद तृतीय, ये 14वां क्वेश्चन भी हो गया है। दरअसल थोड़ा सा क्वेश्चन के जब हम बैग में जाते हैं तो कंफ्यूजन हो जाता है कि यार मैं कहाँ किस क्वेश्चन पे आया था। और 15वां है कुमारिल भट्ट, ठीक है। कुमारिल निम्नलिखित में से किसके आचार्य थे? मीमांसा हो गया, सांख्य हो गया, वैशेषिक हो गया, वेदांत हो गया, सांख्य दर्शन, ठीक है। कविता प्रणाम कैसा आप सब? अच्छा हाँ, एक चीज़ आप लोगों को क्षमा चाहूँगा, आप लोगों का त्यौहार काफ़ी अच्छे तरीके से बीता है कि नहीं, पहली चीज़ तो ये। और सब दूसरी चीज़ है सावधानी पूर्वक मनाया या नहीं। सावधानी बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर्षोल्लास के साथ साथ कभी कुछ अनहोनियाँ भी हो जाती हैं इस त्यौहार में। मतलब कुछ जान ही रहे हैं, विस्फोटक होते हैं। तो अभी कल ही मैं एक चीज़ देख रहा था, एक बच्चे ने अपने मतलब
पता नहीं क्या सोच के अपने मतलब सुतली बम मुंह में फोड़ रहा था, तो उसका पूरा का पूरा जबड़ा ही उड़ गया। ऐसे ऐसे भाई महान लोग हमारे देश में, क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों कुमारेल क्या है, मीमांसा के हैं, बहुत फेमस है। 15 का बी नहीं नहीं, कविता 15 का बी नहीं है, 15 का ए है। मीमांसा सांख्य दर्शन, नाम सांख्य दर्शन कपिल का है। किसका है, कपिल का, ठीक है। वेदांत आप सभी लोग जानते हैं, वेदांत क्या है, वैशेषिक दर्शन किससे जुड़ा हुआ है, कणाद से, ऋषि कणाद से जुड़ा हुआ है। मीमांसा है कुमारिल भट्ट से, ठीक है। और इन्होंने जो बौद्ध मत था या बौद्ध से संबंधित दर्शन था, उसका बहुत अच्छे ढंग से खंडन किया था। तो चलिए आ जाते हैं 16वें पे, ठीक है। अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद में भारतीयों की विशेष प्रशंसा की है, ठीक है। किताबुल हिंद में भारतीयों की विशेष रूप से प्रशंसा करता है, किस विषय को लेकर, अपनी ज्ञान संपदा के विनिमय तथा संप्रेषण में उच्च कोटि की प्रवीणता के लिए, ठीक। सेकंड, एक शक्तिशाली व्यापारिक वर्ग में उदयकरण में उच्च कोटि की प्रवीणता के लिए। तीसरा कह रहा है पवित्र स्थानों पर तालाबों तथा जल संग्रहण कार्यों के निर्माण में उच्च कोटि की प्रवीणता के लिए। चौथा क्या कह रहा है, लघु चित्रों की रचना में उच्च कोटि की प्रवीणता के लिए। 16 का बताइए, अल बरूनी ने अपनी किताब में भारतीयों के जो किस चीज़ की प्रशंसा किया कि किस, हालांकि उन्होंने भारतीयों का जो विज्ञान है, उस समय का जो वैज्ञानिक स्थिति थी गुप्ता डायनेस्टी में, और उसके बाद की जो कुछ समय तक उस विज्ञान की स्थिति रही है, बहुत समृद्ध स्थिति रही है, खासतौर से गणित और खगोल विज्ञान में। तो वो बहुत प्रशंसा करता है इसकी, अल बरूनी बहुत प्रशंसा करता है विज्ञान की उस समय भारतीय। और वो इतनी उसने ये यहाँ तक कि ये कह दिया कि भारतीयों ने विज्ञान को त्याग के मतलब एक तरीके से धर्म की राह पकड़ ली, यानी कि विज्ञान को उन्होंने पूरी तरीके से परित्याग कर दिया, और उसको परित्याग करने के बाद उन्होंने पूर्ण रूप से धर्म की राह पकड़ ली, जिसको हम लोग कह सकते हैं अध्यात्म, ठीक। तो ये भी उनका पूरा इसी तरीके से वक्तव्य नहीं है, मतलब इसी से मिलता जुलता वक्तव्य, एज इट इज़ वर्ड टू वर्ड। मैं तो नहीं दोहरा पाऊंगा क्योंकि मुझे याद भी नहीं है पूरी तरीके से। खैर इसका जो आंसर है 16 का सी, इसका आंसर है 16 का सी। कविता कह रही है 16 का सी, ठीक। 16 का सी बिल्कुल ठीक है। वो तालाबों और जल संग्रहण क्षमता थी उसका वो करता है। सर्वप्रथम चोलकालीन स्वर्ण मुद्रा, जिसका हमें ज्ञान है, संबंधित है किसके शासनकाल से संबंधित है, आदित्य चोल तृतीय के शासनकाल से, उत्तम चोल के शासनकाल से, राजराज प्रथम के शासनकाल से, और उसके अलावा राजेंद्र चोल के शासनकाल से। हाँ 16 का सी बिल्कुल ठीक है, 16 का सी। तो चोलकालीन स्वर्ण मुद्रा, जिसका हमें पहली बार ज्ञान मिलता है, क्या मिलता है, उत्तम चोल के शासनकाल से, उत्तम चोल के शासनकाल से। और इस शासनकाल के जो स्वर्ण मुद्रा थी इसको क्या बोला जाता है, कलंजू। क्या बोला जाता था, कलंजू बोला जाता था, ठीक है। और अगर इसकी कहीं अगर इस पे कहीं अगर जैसे लोह मापा का अगर मात्रक पूछ ले तो भी कलंजू ही लगाएगा। एक तरीके से ये जो इससे जुड़े हुए जो जैसे स्वर्ण मुद्रा हो गई, रजत मुद्रा हो गई, इससे जुड़े हुए कुछ भी आ जाता है, एक तरीके से उस समय ये मात्रक टाइप का होता था, स्वर्ण सिक्का ही, ठीक है। लेकिन अगर उसको एक मेजरमेंट के रूप में देखेंगे तो ये जो मेटलिक जो चीज़ें थी उससे रिलेटेड एक प्रकार का ये मात्रक था। 17 का डी, कविता कह रही 17 का डी, 17 का डी नहीं 17 का बी है, ठीक है। चोल, उत्तम चोल के शासनकाल से। और जो कलंजू था उसको क्या बोला जाता था, स्वर्ण मुद्रा को क्या बोला जाता था, कलंजू बोला जाता था, ठीक। 18वें पे आ जाते हैं। मध्यकालीन दक्षिण भारत में बोले जाने वाले मणिग्रामों से तात्पर्य क्या है, मध्यकालीन दक्षिण भारत में सॉरी ग्रामीण सामयिक स्थल है, ठीक है। ग्रामीण श्रमिक स्थल है। सेकंड आ जाता है ग्रामीण अधिपतियों का भवन है। थर्ड आ जाता है व्यापारियों का संघ है। चौथा हमारे सामने मौजूद है ज्येष्ठों की स्थानीय सभा। जैसे कि आप जब चोला डायनेस्टी की बात करेंगे, जैसे उसमें मणिग्रामम हो गया, नाना देशी हो गया, वलिंजियार हो गया, और काफ़ी और जो कुछ और नाम है, ये क्या था, ये व्यापारियों के एक तरीके से व्यापारियों की सभाएं हुआ करती थी। जैसे नाना देशी होती थी, नाना देशी क्या होती थी, जो विदेशों जो मतलब दूर दूर तक अपना व्यापार करने जाती थी, दूसरे क्षेत्रों में समुद्र रास्ते के थ्रू या फिर विदेशों में व्यापार करने जाती थी, उनको नाना देशी ज़्यादातर बोला जाता था। तो मणिग्रामम भी उसी तरह प्रकार की एक संस्था थी जो क्या करती थी, एक तरीके से वो व्यापारियों का एक संघ था। 18 का सी।
सूची 1 में दक्षिण भारतीय जो दान लेखों के नाम है, सूची 2 में क्या है, प्रत्येक के दान ग्राही के नाम है। ठीक है, दोनों सूचियों को हमको सुमेलित करना है। सामने दिए गए हैं देवदान, ब्रह्मदय और पालीचंद्र और सलभोगम। क्या था? सलभोगम। उसके सामने क्या है? हमारा शिक्षा के केंद्र है, संघ है, पुरोहित है, मंदिर है, ब्राह्मण है। बताइए। देखिए सिंपल सा, बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग माथा बच्चे बिल्कुल नहीं करनी है। देवदान आप लोग जानते हैं, देवदान किसको दिया जाता था? मंदिरों को। ठीक है। और ब्राह्मणदेय क्या होता था? ब्राह्मणों को दिए जाने वाला दान था, या फिर ब्राह्मणों को भूमि दान में दी जाती थी, उसको ब्रह्मदेय बोला जाता था। कहीं कहीं जो ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जाती थी या गांव में दिया जाता था, उसको अग्रहार भी बोला जाता है, तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक। और सलभोगम कहीं कहीं साल भोग भी मिलता है, सलभोगम या फिर कहीं कहीं साल भोग भी मिलता है। ये क्या होते थे? ये शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे। ठीक। फिर पालीचंद्र क्या था? संघ। ठीक। आपको मिला लेते हैं। ए का 4 है, ए का 4 है, बी का 5 है, सी का 2 है, ए का ठीक है, इसका ए ठीक है, 19 का ए। वॉइस गूंज रही है। दरअसल कुछ समय की और समस्या है। दरअसल दूसरी जगह से क्लासेस ले रहा हूँ, तो यहाँ का जो सिस्टम है थोड़ा सा गड़बड़ है। इस चक्कर में पंखा भी नहीं चला रहा हूँ, ताकि वॉइस जो पिछले कुछ लेक्चर लिए हैं उसमें वॉइस थोड़ी सी वैसी आ रही है, मतलब वाइब्रेट टाइप की कर रही है। क्या थोड़ा सा एडजस्ट कर लिए। अगर थोड़ा सा तेज बोल देता हूँ, अगर कोई दिक्कत ना हो तो। 20वें पे आ जाते हैं दोस्तों। मंदिर है, मंदिर का जो जहाँ निर्माण हुआ, जिन स्थानों पर उनका निर्माण हुआ है या फिर जिन स्थानों पर वो स्थित हैं, उनसे हमको सुमेलित करना है। कोरलनाथ मंदिर हो गया, राजराजेश्वर मंदिर हो गया, रातेश्वर मंदिर हो गया, शिव मंदिर हो गया, सामने तिरुवल्लीश्वरम हो गया, दासवेंद्र हो गया, श्रीनिवास सल्लूर हो गया, तंजौर हो गया। ठीक। चलिए मिला लेते हैं दोस्तों। जैसे राजराजेश्वर मंदिर आप सभी लोग जानते हैं, राजराजेश्वर मंदिर को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, बृहदेश्वर मंदिर। ठीक है, या राजराजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर, दोनों एक ही चीज़ें, कंफ्यूज मत होइएगा। राजराज प्रथम ने बनाया था। इसके अलावा कोरलनाथ मंदिर क्या है? श्रीनिवासन लल्लूर। यार बड़ा खतरनाक नाम है, कैसे बताया जाए। ये कहा तमिलनाडु में। किसने बनवाया था? परांतक फर्स्ट ने। क्या? चोल शासक परांतक फर्स्ट थे, उनके शासनकाल में बना था, उन्होंने बनवाया था। इसके अलावा आ जाते हैं इरातेश्वर मंदिर कहाँ बनाया था? द्वार समुद्र में। किसने बनाया था? राजराज द्वितीय ने। किसके शासनकाल का है? राजराज द्वितीय के। बच जाता है ये। ठीक, बच जाता है ये शिव मंदिर। मिलाओ फिर। आप मिल तो गई हैं। ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4, सी का 2, ए का 3, बी का 4, सी का 2। ये है। ठीक है, 20 का बी। दरअसल ये डिस्प्ले मतलब आंखों के बहुत क्लोज है। ठीक है, जो ग्राउंड है, जो बेस बना हुआ है, बहुत ज़्यादा क्लोज है, तो पढ़ने और दिखने में बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। खैर चलिए। दक्षिण भारत में नगरम बस्तियों का स्वरूप क्या है? दक्षिण भारत में नगरम बस्तियों का स्वरूप क्या है? नगरम बस्तियां आप लोग जानते हैं, क्या कहते थे उनको? जो सौदागर वगैरह हुए थे, उनकी जो बस्तियां होती थी, उनको नगरम कहा जाता था। ऐसे गांव जहाँ कृषक जातियाँ रहती थी। ठीक है, ऐसे गांव जहाँ व्यापारी और सौदागर एक साथ बसे थे और उनकी प्रमुखता होती थी। ऐसे गाँव जो ब्राह्मणों को दान में दिए जाते थे, जिनको अग्रहार बोलते, मैंने बताया। ऐसे गाँव जिनकी स्थानीय प्रशासनिक इकाइयाँ हुआ करती थी। तो इसका ऑप्शन, इसका जो आंसर होगा वो वॉइस ज़्यादा गूंज रही है। 1 सेकंड जरा मुझे दीजिएगा, मुझे लग रहा है दूसरे क्लास से वॉइस ज़्यादा आ रही है। कैसे?
चलिए 22 पे आते हैं। नीचे दिए गए वक्तव्य दिए गए, एक को कथन है, दूसरे को कारण, कथन और कारण बताने। ठीक है, इसमें ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, कथन पे आ जाते हैं। ठीक है, श्रीलंका विजय के दौरान चोल शासक राजेंद्र की नृशंसता को महावंश में दर्शाया गया। ठीक है, कारण आर्य बौद्ध मत के प्रति लेखक की सहानुभूति अत्यंत प्रबल थी। जैसे कि बौद्ध मत से जुड़े हुए जो है महावंश और दीप वंश हैं, इनसे हमें काफ़ी जानकारियाँ उपलब्ध तो होती हैं, परंतु बहुत जो जानकारियाँ हैं बहुत अधिक विश्वसनीय नहीं मानी जाती हैं। ठीक है, तो इसका पहला तो बिल्कुल गलत है। सेकंड बिल्कुल सही है कि दीप वंश और महावंश में जो सहानुभूति है बौद्ध मत के प्रति अधिक झुकाव देखने को मिलता है। तो इसका आंसर डी सही होगा। 23 पे आ जाते हैं। 22 का ए और नहीं, ए सही है। जैसे ना श्रीलंका विजय के दौरान चोल शासक राजेंद्र की नृशंसता को महावंश में दर्शाया गया है। एक्चुअली ये इसलिए सही नहीं है, कारण मैं बता देता हूँ, क्योंकि जो दीप वंश और महावंश है उसकी जो विषय वस्तु है वो मुख्य रूप से बौद्ध मत से जुड़ी हुई है, और उनकी जो बहुत बाद के काल में लिखी हुई है, बहुत बाद के काल में लिखी हुई है, तो इनकी जो प्रासंगिकता है बहुत अधिक प्रमाणिक नहीं मानी जाती है। तो उन्होंने जो इस पर दर्शाया या नृशंसता को दर्शाया गया है वो बिल्कुल उचित नहीं है। तो यहाँ पे इनका उस प्रकार की सहानुभूति अत्यंत प्रबल दिखती है, तो इस प्रकार से इसका ये अधिक ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो पहला हम लोग देखते हैं, पहला जो महावंश में जो विषय वस्तु दी गई उसके आधार पर ये बिल्कुल सही गलत माना जाएगा, और सेकेंड ये बिल्कुल सही है क्योंकि उसकी सहानुभूति बौद्ध मत के प्रति दिखती है, तो इसलिए वो उसकी नृशंसता का महावंश में दिखाता है। ये गलत है, आज सही है। 23 है, सुमेलित कीजिए। चलिए भाई, मंदिर दिए गए हैं और फिर से उनकी एक स्थान दिए गए कहाँ कहाँ है। ठीक है, रुद्रमल मंदिर हो गया, कंदरिया महादेव मंदिर हो गया, उदेश्वर मंदिर हो गया, लिंगराज मंदिर हो गया। तो लिंगराज मंदिर में कोई कंफ्यूजन है नहीं, लिंगराज मंदिर को सीधे आप जोड़ दीजिए भुवनेश्वर से। कंदरिया महादेव मंदिर में कोई कंफ्यूजन नहीं है, कहाँ जोड़ दीजिए, खजुराहो से। अब बच जाता उदेश्वर मंदिर। तो उदेश्वर मंदिर दोस्तों ये कहाँ है, खजुराहो, भुवनेश्वर, कांचीपुरम, सिद्धेश्वर। उदेश्वर मंदिर कहाँ है, उदयपुर MP। इसकी स्थापना एक परमार शासक थे, उदयादित्य करके परमार शासक थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। कहाँ पे पड़ता है, MP में, मध्य प्रदेश में। रुद्रमल दोस्तों, रुद्रमल कहाँ है, सिद्धपुर में। ठीक है, रुद्रमल कहाँ है, सिद्धपुर में। सिद्धपुर तुम्हारा कहाँ पड़ता है, सिद्धपुर पड़ता है गुजरात में। और 10वीं शताब्दी में इसका जो निर्माण कराया था, जो निर्माण प्रारंभ जो कराया था वो मूलराज ने कराया था, लेकिन इसका अंतिम रूप से जो कंप्लीट किया था वो जैसे सिद्धराज ने किया था। लेकिन बाद में जब मुस्लिम, आवाज़ समझ नहीं आ रही, कुछ इसमें गड़बड़ है क्या, या फिर गूंज रही है? गूंज एक्चुअली यहाँ पे कुछ ऐसा है भी नहीं जो गूंज रही है। वॉइस कैंसिलेशन मेरे ख्याल से इसमें है नहीं, तो इस वजह से आवाज़ बहुत ज़्यादा ब्लिंक कर रही होगी। हेलो, अभी आवाज़ आप लोगों को क्लियर आ रही है? हेलो, हाँ, रुद्र मंदिर पे चलो मिला हो गया, मिलाप हो गया सबका। A का 4 है, B का 1 है, A का 4, B का 1, A का 4, B का 1। ठीक है, C और C का 5। चलिए 23 का C बिल्कुल सही है। दरअसल ये स्पीकर्स बहुत अच्छे नहीं हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के नहीं है, इस वजह से इसमें वॉइस कैंसिलेशन है नहीं, जिसकी वजह से हाँ ज़्यादातर फोकस उसी पे जल्दी करा देता हूँ, बहुत ज़्यादा वो नहीं करना। चोल शासकों के शासनकाल का सही कालानुक्रम देखना है, राजराज तृतीय, राजेंद्र तृतीय, राजराज तृतीय और विक्रम चोल। विक्रम चोल बताइए कालानुक्रम क्या होगा इसका?
चलिए दोस्तों, राजराज तृतीय, राजेंद्र तृतीय और राजेंद्र तृतीय और राजराज तृतीय हो गया, विक्रम चोल हो गया। तो उसका दोस्तों ऑप्शन होगा सी। विक्रम चोल क्या हुआ था, विक्रम चोल पहले हुए थे, फिर राजराज तृतीय हुए, तो उसके बाद सेकंड राजेंद्र तृतीय और राजराज तृतीय सबसे बाद में हुए थे। आ जाते हैं इस पे। ऐसा ना, अपने सेंटर से जब बाहर निकलते हैं दूसरे सेंटर में पढ़ाने जाते हैं तो बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं, और उन समस्याओं से डील करना बड़ा मतलब मुश्किल है। चोल मंदिर निर्माण में पल्लव परंपराओं के दयाधिकारी एवं आगे चलाने वाले थे। ठीक है, चोल निर्माण में पल्लव परंपराओं के दयाधिकारी एवं आगे चलाने वाले थे। उन्होंने पल्लव शैलियों का अनुगमन करते हुए अपने राज्य में अनेक एकाश्म मंदिर बनवाए थे। दोस्तों इसका जो है 24 का डी, 24 का डी नहीं, 24 का डी नहीं है, 4 3 2 1, 4 3 2 1 राजेंद्र तृतीय, विक्रम चोल राजराज तृतीय, विक्रम चोल राजराज तृतीय और राजेंद्र तृतीय। हाँ ये ठीक है, 4 3 2 1। राजधिराज में 1173 में हुए थे, और विक्रम जो राजेंद्र तृतीय थे 1216 के आसपास हुए थे। ठीक है, राजराज तृतीय उसके बाद हुए थे। चलिए आगे आते हैं। 25 का ए, हाँ इस पे ही चल रहे थे हम लोग। तो चोल मंदिर निर्माण पल्लव परंपराओं के, हाँ ये बिल्कुल ठीक है, पहला वाला बिल्कुल ठीक कथन। उन्होंने पल्लव शैलियों का अनुगमन करते हुए अपने राज्य में अनेक एकाश्म मंदिर बनाए थे। दोस्तों बिल्कुल सही, ठीक नहीं, उन्होंने एकाश्म मंदिर नहीं बनाए। ठीक, चोला ने, उन्होंने द्रविड़ शैली में बहुत विशाल तरीके के मंदिर बनाए, जिनमें गोपुरम और पिरामिड नुमा जो छत हुआ करती थी, या फिर पिरामिड नुमा जो आकार हुआ करता था, वो उनकी विशेषता हुआ करती थी। तो ए बिल्कुल सही है, आर बिल्कुल गलत है। ए सही है, आर गलत है, इसका सी होगा। 26 पे आ जाते हैं। चोल प्रशासन में राज्य की भौगोलिक प्रशासनिक इकाइयों में क्या घटता हुआ क्रम बताना है। ठीक है, मंडलम कुट्टम नाडु कुर्रम, नाडु मंडलम कुट्टम कुर्रम, कुट्टम नाडु मंडलम कुर्रम। ठीक, लास्ट है कुर्रम कुट्टम मंडलम नाडु। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, जैसा कि जो सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई हुआ करती थी वो मंडलम हुआ करती थी, उसके बाद कुट्टम होती थी, जो को हम लोग देखते हैं कमिश्नरी के रूप में देखते हैं, इसको बलनाडु में बोला जाता था। उसके बाद नाडु थी, नाडु के बाद क्या थी, कुर्रम। नाडु क्या था, एक जिला तरीके से। कुर्रम क्या होता था, जैसे कई सारे ग्रामों का एक समूह होता था, और उसके बाद एक और इकाई होती थी जिसको हम लोग ग्राम या और कहीं कहीं बोल देते थे। तो उसका आंसर होगा ए 26 का। आ जाते हैं 27 पे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चोल के शाही सैन्य दल के लिए प्रयुक्त होता था। कट्टुपट्टी, कैलोर और घातक और कड़गम। 26 का ए, हाँ 26 का ए बिल्कुल ठीक है। 27 पे आ जाइए। तो चोल कालीन जो चोलों की शाही सेना थी उसको शाही सेना के सैन्य दल को क्या बोला जाता है, कैलोर। ठीक है, कैलोर। आ जाइए 28 पे। चोल शासकों ने इस उद्देश्य से भूमि का विस्तृत मापन कराया। किस उद्देश्य से कराया था, जैसे कि भूमि का विस्तृत मापन जो कराने का प्रमाण मिलता है वो राजराज प्रथम के समय का मिलता है। ठीक, किस समय क्यों कराया था, स्वामित्व का अधिकार निश्चित करने के लिए, सरकार के राजस्व भाग को सुनिश्चित करने के लिए, अनाज का उत्पादन और सिंचाई के स्रोतों की सीमा। तो जाहिर सी बात है, जो उसका मापन किया जाता था वो सरकार के राजस्व भाग को सुनिश्चित करने के लिए किया जाता था। 28 पे आ जाते हैं। नहीं, कड़गम नहीं थे, जो शाही सेना दल था, शाही सेना दल की बात हो रही है। चोल का शाही सेना दल कैकोलर बोला जाता था उनको। ठीक है, कड़गम नहीं बोला जाता था। चलिए 27 28 पे आते हैं। 28 सही हो गया। चलिए 29 पे आते हैं। 28 का भी बिल्कुल ठीक है। 29 पे आते हैं। चोल काल में निम्नलिखित में से कौन सा कर शैक्षणिक उद्देश्य से लिया जाता था। देवदान, सलभाग, ब्रह्मदेव और सर्वमान्य। देवदान, ब्रह्मदेव, सर्वमान्य और सलभाग। तो जैसा कि मैंने बताया था, सलभोगम करके एक वो हुआ करती थी, इकाई हुआ करती थी, तो शैक्षणिक इकाइयाँ हुआ करती थी। तो ज़्यादातर मंदिरों में ही शिक्षण कार्य हुआ करते थे उस समय में, चोला डायनेस्टी। इनफैक्ट उसके बाद में भी एक तरीके से मंदिर उस समय शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे। अलग से शैक्षणिक व्यवस्थाएं नहीं हुआ करती थी, जैसे आज के कॉलेज में हम लोग
डिग्री कॉलेज या माध्यमिक इस तरीके से व्यवस्थाएं देखते हैं, तो उस काल में उस तरीके की व्यवस्थाएं नहीं थी। तो मंदिर एक तरीके से सेंटर हुआ करते थे, कहा है कि शिक्षा के। इसके अलावा जो मंदिर हुआ करते थे वो एक ट्रस्ट भी हुआ करते थे, यानी कि लोगों को ब्याज पर पैसा भी देते थे, बैंकिंग सेक्टर का भी काम किया करते थे। ठीक है, सलभाग बोला जाता था उनको। 29 का भी बिल्कुल ठीक है। 30 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अंगुल रेखिक माप की इकाई थी, बिल्कुल ठीक है। वैली स्थान माप की इकाई थी, मैंने बताया। भूमि माप की इकाई थी। कलम क्या था? भार माप की इकाई थी। कलंजू एक भार की इकाई थी। दोस्तों ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, सी बिल्कुल गलत है। मैंने बताया कि अनाज को जो अनाज को एक तरीके से उसमें रॉ मटेरियल के रूप में लेते थे, तो उसको कलम बोला जाता था। 31 का, ठीक है। प्राचीन सूत्रों में वर्णित निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भूमि मापक का व्यंजक है? यानी कि जो भूमि मापक का व्यंजक है, सबसे आ जाते हैं निर्वत हो गया, कहीं कहीं निर्वतन भी मिलता है, और कुलिया भाव मिलता है, द्रोण भाव मिलता है, और रस्या हो गया। तो दोस्तों इसका जो है निर्वतन भी हो गया, कुल्य भाव भी है, और द्रोण भाव भी है। रस्या इसका बिल्कुल एग्जाम्पल नहीं है, तो 1 2 3 ठीक है। इसका आंसर हो गया सी। 30 का डी नहीं, 30 का अभिनव 30 का डी इसलिए नहीं है, वो भार की इकाई थी। किसके भार की इकाई थी? कलंजू एक प्रकार की स्वर्ण मुद्रा थी, और स्वर्ण मुद्रा किसकी इकाई थी? एक तरीके से भार की इकाई थी। जो लोहे की चीजें हुआ करती थी, जो मेटलिक चीजें हुआ करती थी, उसकी एक मात्रा के रूप में यूज होता था, यानी कि भार की इकाई में। जैसे कि सिक्का भी है, जो सिक्का है वो भी क्या है? भार मापक इकाई तो है सिक्का, कि उसकी वैल्यू कितना है, उसका भार कितना है। ठीक, हाँ, कलंजू सिक्का था, बिल्कुल ठीक है भाई। कहा कलंजू क्या कहा है? सिक्का तो स्वर्ण सिक्का, और सिक्के क्या होते हैं? भार मापक ही तो होते हैं। किसी भी चीज़ का अगर भार मापोगे भाई, उसी के हिसाब से चीज़ें आपको मिलती हैं। उसकी वैल्यू कितनी है? आज की तारीख में हम लोग उसकी कागजी मुद्रा प्रयोग करते हैं, सांकेतिक मुद्रा। वो एक तरीके से वर्चुअल टाइप की होती है कि सरकार ने ये मुद्रा जारी कर दी, इसका भार इतना है, 100 रुपये इसका भार है तो कागजी अगर देखा जाए, ठीक है, ये उसी तरीके से था ये। लेकिन ये मेटलिक चीज़ों को नापने की एक इकाई मानी जाती थी। ठीक है, इसको कलंजू स्वर्ण सिक्का भी था, और मेटलिक चीज़ों की नापने की एक तरीके से भार मापक इकाई भी थी। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, तो कलंजू मत लगाइएगा। कलंजू स्वर्ण सिक्का था, बिल्कुल ठीक है, और वो भार की एक तरीके से इकाई भी थी। 31 और कलम भार मापक इकाई नहीं थी। ठीक है, कलम भार मापक इकाई नहीं थी। कलम जो राज्य के धान्य के रूप में जो हिस्सा तय कर देता था, वो हिस्सा इनको देना पड़ता था, वो कोई भार के हिसाब से नहीं दिया जाता था। 32 पे आते हैं। चोल प्रशासकीय व्यवस्था में सभा क्या थी? ग्राम अदालत थी, अग्रहारों की वैश्य लोगों के समुदाय था। मंदिर की व्यवस्था के लिए सभी जातियों के लोगों की एक समिति थी, और नट्टारों की एक समिति थी। तो दोस्तों जो सभा थी, जैसे उर्द सभा, महासभा जो हुआ करती थी, जो उर्द सभा थी वो सामान्य जनों की सभा हुआ करती थी, और जो सभा और महासभा हुआ करती थी वो भद्रजनों या फिर कह सकते हैं अग्रहारों में वयस्क लोगों के समुदाय की एक सभा हुआ करती थी, यानी कि अग्रहारों की। ठीक है, आ जाते हैं 33 पे। निम्नलिखित अवतरण पर विचार कीजिए। उसके अभिलेख उसे सम्राट सुनेसर III का सामंत घोषित करते हैं। दक्षिण में ताराकड़ और उत्तर में बांकापुर में उसकी राजधानियां थी। 1137 ईस्वी में उसने तुला पुरुष का महोत्सव किया। उपयुक्त अवतरण में किसका निर्देश है? मयूर शर्मन, अनंत वर्मन, चोटगण, ययाति महाशिवगुप्त और विष्णुवर्धन। जैसे आप सभी लोग जानते हैं, जो वेंगी के चालुक्य थे, और वेंगी के चालुक्यों से ही बाद में जो चोला डायनेस्टी के वैवाहिक संबंध स्थापित हुए थे। जो कुलोत्तुंग फर्स्ट हम लोग देखते हैं, जिसको हम लोग राजेंद्र द्वितीय के नाम से भी जानते हैं। ये वेंगी और चालुक्यों के जो मिश्रित राजवंश थे, उसमें ये शासक पैदा हुआ था, जिस बाद में कुलोत्तुंग फर्स्ट के नाम से फेमस हुआ। और ये क्या थे? और किसकी बात हो रही है यहाँ पे? वेंगी के जो चालुक्य के जो शासक थे, विष्णुवर्धन की यहाँ पे बात हो रही है। ये संस्थापक थे एक तरीके से वेंगी के चालुक्य,
जो कि व्यंग्य के चालुक्य के शासक बहुत शक्तिशाली शासक नहीं होते, एक तरीके से वो कठपुतली टाइप की हुआ करते थे, और खासतौर से बाद में उनका जो चोला डायनेस्टी के साथ एक तरीके से वैवाहिक संबंध स्थापित हुए, और बाद में उन्होंने कुलोत्तुंग ने चोला डायनेस्टी को दोबारा से रीइस्टेब्लिश किया था। दोबारा से क्या कह सकते हैं, तीसरी बार रीइस्टेब्लिश किया था, जब ये बिल्कुल चोला डायनेस्टी डिक्लाइन पे जा रही थी, उसके बाद उन्होंने दोबारा उसको रीइस्टेब्लिश किया था कुलोत्तुंग फर्स्ट ने। 34 कुप्पम की लड़ाई निम्नांकित के बीच हुई थी। पश्चिमी चालुक्य और पल्लव, पश्चिमी चालुक्य और चोल और होयसाल, पांडे और सीलोन के शासक के बीच में। दोस्तों ये किसके बीच में थी? पश्चिमी चालुक्य और चोलों के बीच में। चोल शासक उस समय कौन था? चोल शासक कौन था उस समय? चोल शासक उसमें राजधिराज, ठीक है, राजा धीराज प्रथम थे चोल शासक, और पश्चिमी चालुक्य कौन थे? सोमेश्वर, ठीक है। इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी, और जिसमें कोप्पम की लड़ाई में चोल शासक राजधिराज युद्ध क्षेत्र में ही वीर गति को प्राप्त हो गए थे। और बाद में जो आ जाते हैं, सर्वप्रथम किसने मैंने जवाब क्या लिखा था? 34 का बी। आ जाते हैं 35 पे। सर्वप्रथम किसने दक्षिण पूर्व एशिया के विरुद्ध नौसैनिक अभियान किए थे? सिंपल सा क्वेश्चन है, काफी बार रिपीटेड है। राजेंद्र फर्स्ट, राजराज द्वितीय, पुलकेशिन फर्स्ट और विजयालय। आंसर बिल्कुल सिंपल है। तो दोस्तों ये कौन है? राजेंद्र प्रथम, ठीक है। अभिनव कलंजू वाले पे कोई अगर कंफ्यूजन हो तो मैंने जो बताया है, आप चाहे तो उसको रीड भी कर सकते हैं, ऑनलाइन रीड कर लीजिएगा, लेकिन उसका वही है, ठीक है। ऐसा ना कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जहां आपको अब ये पता है कि कलंजू एक स्वर्ण मुद्रा थी, अब उसमें भार लिख दिया गया भार की मात्रा के रूप में, तो कंफ्यूजन हो जाएगा यार, कलंजू तो एक तरीके की स्वर्ण मुद्रा थी, लेकिन थोड़ा सा और थोड़ा सा डीपली सोचेंगे तो वो एक तरीके से भार मापक, एक तरीके से स्वर्ण मुद्रा, भार मापक मुद्रा किसी भी चीज का जो वैल्यू होती है उसके मापने की एक तरीके से इकाई होती है मुद्रा, ठीक है। कहाँ पे? हाँ ठीक, राजेंद्र प्रथम। आ जाते हैं तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण, सबको पता है, राजेंद्र फर्स्ट, कुलोत्तुंग फर्स्ट, राजराज प्रथम और राजराज द्वितीय, सी आंसर है। 37 चोल काल में उर्र सर्वसाधारण की ग्राम सभा थी, उर्र की कार्यकारिणी समिति को क्या कहा जाता था? अरे यार, क्या कहा जाता था? देखिए छोटी मोटी प्रॉब्लम से अगर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है तो ऑडियो कल से चेंज करूंगा, या फिर कुछ और कोशिश करूंगा सोचने की इसके बारे में, लेकिन कुछ दिनों की समस्या है, मेरे खुद का डिस्प्ले होगा तो फिर वहाँ जाने में कोई ज़्यादा इशू नहीं है वॉइस का। यहाँ पे एक्चुअली नई जगह है और थोड़ा सा वहाँ पे ये इस तरीके के कुछ टेक्निकल इशू आते रहते हैं, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लिए, कुछ 4-5-6 दिन और, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। 37 का डी, 37 का डी कह रहे हैं अभी ना, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। एक मिनट देख लूँ फिर से, हाँ बिल्कुल ठीक है। चलिए 38 राजस्व विभाग, ठीक, चोल काल की पंजिका, पत्रिका या पंजिका भी बोल सकते हैं, पत्रिका लिखा कोई दिक्कत नहीं है, को क्या कहा जाता था? यानी कि पंजिका जो आजकल के हम लोग इसको क्या बोलते हैं, वो लेजर्स इंग्लिश में लेजर बोलते हैं, हिंदी में बही खाता वगैरह कुछ बोलते हैं, ठीक है। राजस्व विभाग की पंजिका को क्या कहा जाता था? वरियम, औलनायक, आल नापक और वरित्र पुत्र गकला, यार बड़ा टफ नाम है, वरित्र पुत्र गक ककाणक, यार बड़ा मतलब ऑप्शन दोस्तों आपके सामने है, ठीक है। तो इसमें राजस्व विभाग चोल पंजिका को क्या कहा जाता था? दोस्तों पंजिका थी ना, जो पंजिका थी उसको ये बोला जाता था क्या? वरित्र पुत्र गकड़क, यार क्या नाम है इसका यार, बड़ा खतरनाक सा नाम है, मतलब लेने में इतनी दिक्कत हो रही है, अगर लिखना पड़ जाए तो गलत ही लिख जाएगा ये, ठीक। ये 38 का है, 38 का डी ऑप्शन है। ध्यान रखिएगा, दरअसल बहुत कम क्वेश्चन ये आया हुआ है, बहुत ही कम। जैसे होता है ना, थोड़ा रेयर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि कुछ समय बाद एक दे दिया, फिर 10-15 साल बाद फिर कहीं क्वेश्चन रिपीट कर दिया, ये उनमें से हैं।
और ऐसे ही क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चोल काल में कौन सा पदाधिकारी राजा के आदेशों को तैयार करता था? पेनागुर्री हो गया, औले हो गया, और पेशमक्कल हो गया, और औरले नायगम हो गया, नायगम हो गया। ठीक है, कौन सा पदाधिकारी राजा के आदेशों को तैयार करता था? तो जो पदाधिकारी था दोस्तों वो राजा के आदेशों को तैयार करता था वो था औले। ठीक है, ये क्या करता था? राजा के आदेशों को तैयार करता था। और इसके अलावा जो ओले नायगम लिखा हुआ है, ये इस प्रकार का अधिकारी होता था, उसकी जांच पड़ताल करता था और उसको फाइनल टच देता था। ठीक, ये कच्चा मसौदा तैयार करता था। क्या? औले एक प्रकार का कच्चा मसौदा तैयार करता था जिसको फाइनल टच कौन देता था? औले नायगम नाम का एक अधिकारी दिया करता था इसका। चलिए आ जाते हैं 40 पे। कविराज मार्ग तथा प्रश्नोत्तर रत्न मालिका का रचयिता, अथवा कह सकते हैं इसको, हाँ ठीक है, रचयिता, यार क्या है ये, रचयिता किसे माना जाता है? 39 का बी, हाँ 39 का बी बिल्कुल ठीक है अभिनव। कविराज मार्ग तथा सामने लिखा हुआ प्रश्नोत्तर रत्न मालिका का रचयिता किसे माना जाता है? प्रश्नोत्तर रत्न मालिका। ठीक, कृष्ण प्रथम, अमोघ वर्ष, गोविंद तृतीय, दंतिदुर्ग, सारे के सारे राष्ट्रकूट शासक हैं। तो दोस्तों ये अमोघ वर्ष को माना जाता है। किसको? अमोघ वर्ष को माना जाता है। और ये मतलब काफी लंबे समय तक जिए थे और फाइनली इन्होंने गंगा नदी में मतलब जल समाधि लेके स्वयं को गंगा माँ के हवाले कर दिया था प्रयाग में। अमोघ वर्ष। ठीक है, 41, किस चोल शासक ने युद्ध क्षेत्र वीरगति प्राप्त की तथा उसे यनाई मेल थ्रोनर देवर, हाथी पर बैठकर वीरगति प्राप्त करने वाला कहा गया है? चोलू शासक। यार चोल शासक, ये हमारा जो टाइपिस्ट है, ये जो टाइपिंग करता है, लग रहा है ये मेरी कसरत तो करवाता है दिमाग की, और आप लोगों की करवा देता होगा, पता नहीं है, सोचते होंगे कि यार क्या लिख दिया है। ठीक है, क्या, चलो थोड़ी बहुत जो मिस्टेक्स है मैं कर देता हूँ, उसको करेक्ट कर देता हूँ। कि चोल शासक ने युद्ध क्षेत्र में वीरगति प्राप्त की थी और उसको हाथी पर बैठकर वीरगति प्राप्त करने वाला कहा गया। ये पहला चोला डायनेस्टी का पहला ऐसा शासक था। इनफैक्ट उस समय के दौर में ये पहला ऐसा शासक था जो युद्ध क्षेत्र में ही मारा गया, और इसके जो शासक थे उन्होंने जो युद्ध क्षेत्र में ही अपने आप को, राजेंद्र तृतीय, युद्ध क्षेत्र में ही उन्होंने अपने आप को क्या किया था? शासक घोषित कर दिया था। तो कौन से शासक थे ऐसे? 41 का सी। 42, चोल कालीन सोने का सिक्का, बी, कलंजी, वो भी बात हुई थी इसकी। 43, निम्नलिखित में से किस चोल शासक को मालदीव पर प्रथम विजय प्राप्त करने का श्रेय दिया जाता है? ठीक, राजराज प्रथम हो गया, राजेंद्र प्रथम हो गया, राजधिराज हो गया, राजेंद्र द्वितीय हो गया। दोस्तों राजराज प्रथम को मालदीव पर अधिकार करने के रूप में हम लोग जानते हैं। निम्नलिखित चोल शासकों में से कौन मूलतः वेंगी का चालुक्य शासक राजकुमार था? अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, परातंक, राजधिराज प्रथम और वीर राजेंद्र प्रथम और कुलोत्तुंग प्रथम। बिल्कुल थोड़ी देर पहले मैंने इसको बताया है। तो दोस्तों इसका जवाब था कुलोत्तुंग प्रथम। आ जाते हैं नेक्स्ट पे। 45, कडार कोंड किसकी उपाधि थी? राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र तृतीय, वीर राजेंद्र प्रथम। बताइए 43 का ए। 43 का ए। चलिए 43 देख लेते हैं एक बार फिर से। हाँ 43 का ए है और 44 का डी है, बिल्कुल ठीक है। इसका बताइए 45 का हाँ राजेंद्र प्रथम। आ जाते हैं 46 पर। प्रसिद्ध लेखिका, यार क्या है, ठीक है, प्रसिद्ध लेखक साहित्यकार किरातुर्जुनीय के लेखक जो भरावी थे, किससे समृद्ध थे? किसके शासनकाल से समृद्ध थे? महेंद्र वर्मन प्रथम, सिंह विष्णु, अमोघ वर्ष हो गया, कीर्ति वर्मन हो गया। 45 का बी। हाँ 45 का बी। ये बताइए अमोघ वर्ष। ठीक,
महेंद्र वर्मन प्रथम हो गया, सिंह विष्णु हो गया और अमोघ वर्ष हो गया, कीर्ति वर्मन हो गया। चलिए अभिनव बताइए इसका आंसर। 47 पे आ जाते हैं। 46 का ए, 46 का ए नहीं है, 46 का बी है, सिंह विष्णु। ठीक है, भरावी जो थे सिंह विष्णु थे, वो सिंह विष्णु के शासनकाल से ताल्लुक रखते थे। ठीक है, तो सिंह विष्णु पहले हुए थे महेंद्र वर्मन प्रथम से, तो सिंह विष्णु आएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। 46 का ए। 47 अन्य में लिखित में से कौन सा आंसर चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य से शामिल नहीं था? ये तो आप लोग कर ही चुके होंगे, ये इसको देख लेते हैं, तमिलनाडु। ठीक है, जल्दी जल्दी इनको कर लेते हैं। 48 पे बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए अशोक ने अधिकारियों की नियुक्ति की थी, जिन्हें कहा जाता है धर्म महापात्र। 13वें या 14वें वर्ष की थी, कहीं कहीं 14वां, कहीं कहीं 13वां दिया हुआ था, लेकिन ओके 46 का भी। 49 अर्थशास्त्र में उल्लेख सीताध्यक्ष किससे जुड़ा हुआ दोस्तों? कृषि विभाग से। 50 वेदिका से घिरा वृक्ष प्रतीक कहाँ मिलता है? मौर्यकालीन हाथ सिक्कों पे। ठीक, तो 50 क्वेश्चन दोस्तों ये हो गए। और एक चीज और मैं थोड़ा सा डिस्क्लेमर कर देता हूँ। कारण क्या था, जिससे पहले हमारा एक लेक्चर हुआ था, इससे पहले वाला, उसमें एक 29 नंबर क्वेश्चन था। 29 नंबर का क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही होगा, 2 और 3 ऑप्शन दिए, मतलब 3 वक्तव्य दिए हुए थे। पिछले लेक्चर में अगर आपने देखा होगा तो जाएंगे तो उसका आंसर 2 और 3 होगा। ठीक है, पहला उसका जो कथन दे रखे थे, पहला कथन गलत है, पहला कथन ठीक नहीं है। इसके अलावा जो हम लोग जो चर्चा की थी पल्लव शासन काल में जो महामल्लपुरम बने थे, उसमें जो जिस शैली में बने थे, जिनको हम लोग बोलते हैं रथ मंदिर। ठीक है, एकात्म रथ मंदिर महेंद्र नरसिंह वर्मा प्रथम के शासन काल में, उनकी संख्या 8 थी। मैंने उनकी संख्या 8 लिखी थी, लेकिन उसमें एक जो शायद कुंडल केसी लिख गया था, वो गलत था। कुंडल केसी मतलब दिमाग से कुछ स्लिप कर गया था, उसको बता दे रहा हूँ। वो कुंडल केसी नहीं था, उसमें जैसे एक द्रौपदी रथ था, भीम, मतलब 5 पांडवों के नाम पे था। एक तो 5 पांडव हो गए, जैसे द्रौपदी हो गया, द्रौपदी रथ हो गया, युधिष्ठिर रथ हो गया, इसके अलावा नकुल सहदेव रथ हो गया, अर्जुन रथ हो गया और भीम रथ हो गया। ठीक है, 5 पांडवों के नाम पे तो ये हो गया। इसके अलावा 6ठा गणेश रथ था। ठीक है, और 7वां पिंडारी रथ था, और 8वां बलय कुंठे करके रथ था। 8वां बलय कुंठे एक रथ, बलय कुंठे नाम का एक और रथ था, जो कि एक तालाब के नाम पे पड़ा था। एक तालाब था, उस तालाब का नाम बलय कुंठे था, उसी के नाम पे उस रथ का नाम पड़ गया था। लेकिन इसमें से जो 7 हैं, शुरू के जो 7 हैं, उन्हीं के आधार पर सप्त पैगोडा उसको बोला जाता है। और कहीं कहीं इनको पंच पांडव भी बोल दिया जाता है। अगर पंच पांडव बोला जाता है तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, 5 पांडवों के नाम पे वो बनाया गया है। 5 पांडवों में सबसे जो छोटा रथ है वो क्या है? द्रौपदी रथ है। सबसे बड़ा रथ है वो क्या है? युधिष्ठिर रथ है। और इसके अलावा जो भीम रथ है और नकुल सहदेव रथ है वो बौद्ध परंपरा के अनुसार बनाया गया है, यानी कि बौद्ध का जो चैत्य बनते थे उसके आकार का वो बनाया गया है। तो दोस्तों हम लोग आज के लेक्चर को यही खत्म करते हैं। कल हम फिर एक लेक्चर लेके आएंगे, और कल का जो लेक्चर होगा उत्तर भारतीय जो शासक थे उनसे जुड़ा हुआ होगा। और मुझे लगता है आज का लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है, क्वेश्चन पसंद आया है, तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए। और बहुत से शायद लोगों ने, किसी ने एकलव्य में डाला है EMRS में PGT वगैरह के लिए, TGT वगैरह के लिए, अभिनव डाला है क्या? उसको अप्लाई किया है क्या आपने? हाँ, तो 50 का थी, ठीक है। तो बात ये जो 2 क्वेश्चन थे, इसको थोड़ा सा करेक्ट, मामूली सा थोड़ा सा आता है, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। जो मैंने अभी बताया वो बिल्कुल ठीक है, और उसमें थोड़ा सा करेक्शन आपको करना है, उस पर कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, 29 क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, और उसको मैं कल बता भी दूंगा, उसको एक अलग से ऐड करा के उसको बता दूंगा। और उसके अलावा जैसा कि मैंने बताया है कि अगर आप लोगों को क्लासेस पसंद आ रही हैं, अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, क्वेश्चन का लेवल अच्छा लग रहा है, तो देन यू कैन शेयर द, तो आप इस लेक्चर को दूसरों लोगों को सेंड कर सकते हैं। और इसके अलावा हमसे जुड़ने के लिए आप फ़ोन नंबर पे, व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे और यूट्यूब पे जा सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं।
और सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, कोचिंग के रिगार्डिंग कैसे भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, इनफैक्ट अगर आपको कैरियर से जुड़े हुए कोई काउंसलिंग चाहिए तो उसके रिलेटेड भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। आप लोग हमसे अगर जुड़ेंगे तो ये बेहद हर्ष की बात होगी हमारे लिए और हमसे जुड़े हुए जो दूसरे व्यक्ति हैं जो पढ़ा रहे हैं इसमें, लेक्चर ले रहे हैं हमारे संस्थान में, उनके लिए भी बहुत अच्छा होगा। और डेफिनेटली आप लोगों को इससे फ़ायदा, बेनिफिट, जो नुकसान नहीं होगा, नुकसान तो नहीं होगा, इसकी गारंटी तो नहीं ले सकता मैं। ये सफलता की गारंटी कोई नहीं, मैं तो नहीं लूँगा, और लेने वाले तो ले ही रहे होंगे कि ये पढ़ लीजिए तो सफल हो जाएंगे। यार देखो, कंपटीशन है, ठीक है, सफलता की कोई गारंटी नहीं है, आपकी मेहनत है, आपका भाग्य है, कहाँ पे कब क्या हो सकता है, तो वो तो पॉसिबिलिटी कोई नहीं जानता है। लेकिन अगर आप मेहनत करते चले जा रहे हैं, कॉन्टीन्यूसली एक जगह पे मेहनत कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको बेहतर ज़रूर मिलेगा। बस ये कि प्रॉपर मैनर में वैकेंट आती रहे ना, ऐसा ना, प्रॉपर मैनर में जब वैकेंट आती रहती हैं तो चीज़ों को, अपने गोल के प्रति आदमी थोड़ा सा सजग रहता है, ठीक है, और उसको फाइनल टच देने के लिए सोचता रहता है। अब एक ही चीज़ को आप कॉन्टीन्यूसली सोचे मैं 1 या 2 साल तो लगातार एक ही स्थिति में पढ़ता हूँ, वो संभव नहीं है। आप सोचे मैं 8, 10, 12 घंटे 1 साल तक पढ़ता रहूँ इतिहास, तो वो संभव नहीं है। तो एक सब्जेक्ट आप इतने घंटे 1 साल तक नहीं पढ़ सकते। बस ये है कि आप उसको कॉन्टीन्यूटी में बना के रखिए, उसको पढ़ते रहिए। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 4 से 5 घंटे आप स्टडी को रेगुलर बना के रखिए। उसमें किसी प्रकार का गैप मत दीजिए। अगर घर भी आ रहे हैं तो भी 2-4 घंटे पढ़ लीजिए। कुछ नहीं पढ़ रहे हैं तो 2 पेपर सॉल्व कर लीजिए, बस दैट्स इट, आपके लिए इनफ होगा। और बाकी आप जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे ही, लेकिन टच मिला रहेगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। खैर दोस्तों, आप लोग मौजूद रहे, इसका बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। और प्रदीप कुमार, दिवाली आपकी सही रही होगी, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। काफ़ी समय बाद आपसे मुलाकात हो रही है। 50 का थी, ठीक है। हाँ प्रदीप कुमार, स्वागत है आपका, लेकिन आप बिल्कुल अंतिम क्वेश्चन पे आए हैं। खैर कोई बात नहीं, आपका तो नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आप काफ़ी लेट आए हैं। अंतिम क्वेश्चन है ये, 50 क्वेश्चन बिल्कुल अंतिम क्वेश्चन था। और मैं बस उसकी स्टडी की बात कर रहा था कि लगातार कॉन्टीन्यूसली अपनी स्टडी को बनाए रखिए, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ 100% आपके लिए बेहतर होगा। बस ये कि ना, प्रॉब्लम क्या होती है, आपकी स्टडी और सिलेक्शन के बीच में एक गैप ये होता है ना, मेन चीज़ है ना, प्रॉपर वैकेंट का ना आना, ठीक है। अगर आपको पता चले कि हर 1-1.5 साल में आपके लिए एक वैकेंट रखी हुई है, तो आप 1-1.5 साल तक खूब अच्छी मेहनत करेंगे, खूब अच्छी प्रिपरेशन करेंगे, तो वहाँ पे सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। अब पता चला 5 साल में, हाँ दीपक, प्रदीप, 10 बजे से क्लास हुआ करती थी, लेकिन अभी दूसरी, चूँकि पेपर था मेरा PCS का, और फिर ऊपर बाद दिवाली पड़ गई, तो मैंने यहाँ एक संस्थान था मेरे घर के पास में, तो वहीं से मैं क्लासेस लगातार ले रहा हूँ 8 बजे से। तो अभी 4-5 दिन और यहीं से 8 बजे से ही लूँगा। आप लोग 8 बजे आइए, तो आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत रहेगा। जब इलाहाबाद जाएंगे तो फिर से लगभग 9 बजे के क्लास, 9 बजे के लगभग, 10 बजे नहीं, क्योंकि 10 बजे कुछ और लोगों की क्लासेस चल रही, जैसे कि आपने बताया था कि एग्ज़ाम युग पे भी क्लासेस चलती हैं हिस्ट्री की। तो उससे पहले मतलब 9 बजे के आसपास हम लोग क्लासेस रखेंगे, ताकि किसी दूसरे बच्चे को किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। अगर अटेंड करना चाहे तो हमको भी अटेंड कर सकता है और उनको भी अटेंड कर सकता है। पाँच बजे की टाइमिंग, चलिए वहाँ जाते हैं तो विचार करते हैं 5 बजे की टाइमिंग। जैसे ऐसा ना, कुछ बहुत से बच्चे एक्चुअली, जैसे इलाहाबाद के बच्चे हैं, वो दरअसल ना ज़्यादातर उसी समय खाली होते हैं, 8-8 बजे घर आते हैं, अपना खाना वाना बनाते हैं, उसी समय देखते रहेंगे ना, तो उस समय उनकी प्रेजेंस काफ़ी अच्छी हो सकती है। और दूसरे संस्थानों को भी बहुत से बच्चों ने अटेंड कर रखा है। जाहिर सी बात है कि जैसे आपने शायद अटेंड कर रखा होगा तो आप वहीं जाएंगे, क्योंकि क्या होता है ना कि आदमी थोड़ा सा एक्सपीरियंस की तरफ ज़्यादा भागता है। और
और एक्सपीरियंस की और जो वेल एस्टेब्लिश लोग हैं उनकी तरफ थोड़ा सा ज़्यादा भागता है। और जाना भी चाहिए भाई, अगर कोई भी अच्छा पढ़ा रहा है तो डेफिनेटली उसके पास जाना चाहिए, इसमें कोई भी बुराई नहीं है, इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा वो नया है या पुराना है। ठीक है, स्टडी मटेरियल बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो मैं तो यही कहूँगा आप लोगों से, प्लीज़ अपनी स्टडी को प्रॉपर बनाए रखिए, पढ़ते रहिए बस। होगा नहीं होगा वो तो भविष्य की बात है, उस पर ज़्यादा सोचेंगे तो पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हो जाएगी। तो दोस्तों आज हम लोग, प्रदीप अगर कल हो सके तो आइएगा, कल 8 बजे से क्लास है, ठीक है। और अपने साथ के जितने और लोग हैं जो गायब रह रहे हैं काफ़ी समय से, अगर वो लोग आएंगे तो बड़ी हर्ष की बात होगी। थोड़ा सा यहाँ पे मतलब टेक्निकल कुछ इश्यूज हैं। चलिए मैं अभी कुछ समय तक, थोड़ी सी हफ्ते भर तक की दिक्कत है, उसके बाद वहाँ जाके मैनेज करता हूँ, क्योंकि कुछ और भी संस्थान में लोग आते हैं तो उनको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। तो तब तक के लिए हम लोग, कल फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए आप लोगों से अलविदा लेते हैं। और कल अगर हो सके तो प्रदीप कल क्लास में आइएगा, आप लोगों का फिर से बहुत बहुत कह सकते हैं कि आभार रहेगा अगर दोबारा आप लोग क्लास में आएंगे। और जैसे कि मैं बता रहा हूँ, कंटेंट अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी इंक्लूड करिए, उनको भी बताइए, ठीक है। अगर आप पैड बैच लेना चाहते हैं 99 रुपये में तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है आप लोगों के लिए। तो कोई, मैं नहीं समझता बहुत बड़ा इशू रहा होगा, बहुत बड़ी मतलब जो आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन बहुत बड़ा नहीं है। 99 रुपये इससे सफिशेंट है, आप लोग उसको बेयर कर सकते हैं। अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ तक हम लोग दक्षिण भारत समाप्त किए, कल हम लोग उत्तर भारत से जुड़े हुए राजवंशों से जुड़े हुए कुछ करेंगे, और खासतौर से उसमें राजपूत शासक जो हुए थे, गुर्जर प्रतिहार 25 संघर्ष हुआ था, उस पर चर्चा करेंगे। वो उसमें बहुत अधिक क्वेश्चन इंक्लूड नहीं होंगे, अगर होगा देखा जाएगा तो 50 पे ही उसको समाप्त करेंगे, नहीं तो आगे और लेके जाएंगे। हाँ, कल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वो बहुत बहुत स्वागत रहेगा और धन्यवाद अभी से दे देता हूँ। अगर आप आएंगे तो उसका भी धन्यवाद, और अगर कल इनफैक्ट अगर कल नहीं किसी कारणवश आ गए तो भी आपने कहा है उसका भी धन्यवाद, ठीक है। जो कहा है उसके लिए भी आपका धन्यवाद। चलिए प्रदीप, मिलते हैं कल, आपसे मुलाकात होती है 8 बजे, ठीक है, आइएगा जरूर।